इस वीडियो में हम जुमलों में आने वाले क्लॉजेस के दरमियान कॉमा के इस्तेमाल से मुतालिक पढ़ेंगे। तो मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी पढ़िए। यूज ऑफ कॉमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम द मेन क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल। मेन क्लॉज का मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जुमले का वो हिस्सा जिसे किसी दूसरे क्लॉज की मदद नहीं चाहिए होती, और अगर इसे अलग से लिखा जाए तो ये एक मुकम्मल जुमला होता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, अगर इसे अलग से लिखा जाए तो क्या इसका कोई मतलब होगा? जी नहीं, ये बेमानी होगा। इसीलिए इसे डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलकर एक मुकम्मल जुमला बना सकता है और अलग से इसकी कोई हैसियत नहीं होती। अब हम कॉमा के इस्तेमाल से मुतालिक मुख्तलिफ उसूलों को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। ए In a sentence which has an independent and a dependent clause, a comma is used to separate the two if the sentence starts with a dependent clause. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर एक जुमले में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस दोनों मौजूद हों, लेकिन अगर वो जुमला एक डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा हो तो उस जुमले में आएगा कॉमा का निशान, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आएगा। अब अगला असूल पढ़ते हैं। बी The dependent clause usually starts with any of these subordinating conjunctions, यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज ज़्यादातर इन दिए गए सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, यानी वो अल्फाज जो जुमले के दो हिस्सों के दरमियान एक मुस्बत रब्त पैदा करते हैं, जैसे कि ये अल्फाज हैं while, as, although, because, since, if, after, before, until वगैरह। अब पढ़ते हैं तीसरा असूल। सी If a sentence starts with an independent clause, no comma is required. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर कोई जुमला इंडिपेंडेंट क्लॉज से यानी मेन क्लॉज से शुरू हो रहा हो और डिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद आए तो ऐसे जुमले में कॉमा के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे कि हम सीख चुके हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो अल्फाज होते हैं वो एक कॉमा का ही काम देते हैं। चलिए अब मिलकर इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। A While I was eating, a doorbell rang. तो जुमले में जब कॉमा के निशान का इस्तेमाल किया जाता है तो पढ़ते वक्त या बोलते वक्त इस जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकना भी होता है। इस तरह जुमले का मतलब आसानी से समझ आ जाता है। तो अगर इसी जुमले को ठहरे बगैर जल्दी से पढ़ा जाए, जैसे कि While I was eating, a doorbell rang, तो शायद बात वाज़ेह नहीं होगी। और इस जुमले में कॉमा के निशान का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि इस जुमले का पहला हिस्सा है एक डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि हम देख सकते हैं ये लफ्ज़ while से शुरू हो रहा है, जो कि एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इसे चेक करने का आसान तरीका ये भी है कि इसे अलग से पढ़ा जाए while I was eating, तो क्या इसका कोई मतलब बनता है? जी नहीं। अब पढ़ते हैं जुमले के दूसरे हिस्से को। A doorbell rang, अगर इसे अलग से पढ़ा जाए तो भी ये एक मुकम्मल जुमला है। इसका मतलब हुआ A doorbell rang जुमले का ये हिस्सा है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज, और ये जुमले के शुरू में भी आ सकता है, लेकिन जब ये जुमले के शुरू में आएगा और डिपेंडेंट क्लॉज यानी while I was eating इसके बाद लिखा जाएगा तो जुमले में कॉमा के निशान की ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसे कि इस अगले जुमले में लिखा है। आप भी पढ़िए। The doorbell rang while I was eating. तो अब अगर इस दूसरे जुमले को हम बगैर रुके यानी रवानी से भी पढ़ें तब भी मतलब आसानी से समझ आ जाएगा, जैसे कि The doorbell rang while I was eating, तो अब भी ये जुमला वाज़ेह है। तो इसी तरह से इन बाकी के जुमलों को भी इसी तरह से लिखा गया है। हर पहले जुमले में एक डिपेंडेंट क्लॉज जुमले के शुरू के हिस्से में आ रहा है, उसके बाद है कॉमा का निशान, और जुमले के आखिर के हिस्से में है इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज। उसके बाद उसी जुमले
की तरतीब को बदलकर एक मरतबा फिर से लिखा गया है और अब की बार यानी दूसरे जुमले में इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज को शुरू में लिखा गया है जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को लिखा गया है जुमले के आखिर के हिस्से में। लिहाजा हर दूसरे जुमले में कॉमा के निशान के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इन जुमलों को बारी बारी पढ़ते हैं और उनका मतलब समझते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। Because her alarm clock was broken, she was late for class. यानी क्योंकि उसकी अलार्म वाली घड़ी टूट गई थी, उसे क्लास के लिए देर हो गई। अब अगला जुमला, She was late for class because her alarm clock was broken. यानी उसे क्लास के लिए देर हो गई थी क्योंकि उसकी अलार्म वाली घड़ी टूट गई थी। अब अगला जुमला, See, if you are sick, you must see a doctor. यानी अगर आप बीमार हो तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब अगला जुमला, You must see a doctor if you are sick. यानी आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आप बीमार हो। तो यहाँ ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब जुमले में कॉमा का निशान आता है तो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाता है और डिपेंडेंट क्लॉज को जुमले के शुरू में लिखने का मकसद अक्सर ये होता है कि उस डिपेंडेंट क्लॉज में जो बात कही जा रही है आप उस पर जोर डालना चाहते हैं, यानी उस बात को और भी ज़्यादा इसरार या वजाहत के साथ बयान करना चाह रहे हैं, इसलिए आप उसे शुरू में कहते हैं। तो अगर कोई शख्स इस तरह से बात कर रहा हो, इफ़ यू आर सिक यू मस्ट सी अ डॉक्टर, यानी वो इस बात पर जोर दे रहा है कि अगर तुम बीमार हो तुम्हें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह से बोल रहा हो कि यू मस्ट सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सिक, तो ये एक आम से अंदाज में बात करने का तरीका है, इसीलिए बात को रवानी से किया गया है, यानी जुमले के किसी ख़ास हिस्से को बहुत ज़ोर देकर नहीं कहा जा रहा। अब अगली एग्जाम्पल, डी, When the rain stops, we will clean the driveway. ड्राइववे वो सड़क नुमा रास्ता होता है जो घर में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो रास्ता जिस पर गाड़ी के ज़रिए घर तक पहुंचा जाता है या फिर गाड़ी के दाखिल होने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसे ड्राइववे कहते हैं। तो इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि जब बारिश रुकेगी हम ड्राइववे को साफ करेंगे। अब अगला जुमला, We will clean the driveway when the rain stops. यानी हम ड्राइववे को साफ करेंगे जब बारिश रुकेगी। तो इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि जिन जुमलों में कॉमा का इस्तेमाल किया गया है उनके शुरू में डिपेंडेंट क्लॉजेस आ रहे हैं और हर डिपेंडेंट क्लॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, जैसे कि पहली मिसाल में है लफ्ज़ while, इसके बाद दूसरी मिसाल में है because, इसके बाद if और फिर है लफ्ज़ when। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से हमें डिपेंडेंट क्लॉज का पता लगाने में भी आसानी होती है। तो चलिए अब इससे मुतालिक एक मश्क करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। मार्क द सेंटेंस एज करेक्ट और इनकरेक्ट, पुट अ कॉमा टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। तो अब हमने इन दिए गए जुमलों में ये देखना है कि उन्हें कॉमा की मदद से ठीक से पंक्चुएट किया गया है या नहीं। अगर किसी जुमले में कॉमा के निशान की ज़रूरत है लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं है तो उस जुमले के सामने हम लगा देंगे एक क्रॉस का निशान। लेकिन अगर जुमले में कॉमा की ज़रूरत हो और उसे वहाँ ठीक जगह पर इस्तेमाल किया गया हो तो उस जुमले के सामने हम लगाएंगे एक टिक का निशान। और जिन जुमलों में कॉमा के निशान की ज़रूरत है वहाँ हम खुद से कॉमा का निशान लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, Because Alia missed her school bus, she was late for her school. तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या इस जुमले में कॉमा के निशान की ज़रूरत है या नहीं। मैं एक मरतबा फिर इस जुमले को पढ़ती हूँ, आप और से सुनिए। Because Alia missed her school bus, she was late for school. आप मेरे पढ़ने के अंदाज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जुमले में कॉमा की ज़रूरत है क्योंकि इस जुमले में एक जगह मैंने थोड़ी देर रुक कर फिर जुमले का अगला हिस्सा पढ़ा था और वो जगह कौन सी थी। Because Alia missed her school bus,
यहाँ आएगा कॉमा का निशान। जैसे कि हमने इससे पहले सीखा था कि कोई भी जुमला अगर डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा हो तो उसमें कॉमा के निशान की ज़रूरत होती है। और इसका पता लगाने का एक और तरीका भी है कि वो जुमला अगर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा हो, इसका मतलब है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं इस जुमले के शुरू में है लव्स बिकॉज, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो चूंकि इस जुमले में कॉमा के निशान का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए इसके सामने हमने इनकरेक्ट का बताने के लिए एक क्रॉस के निशान का इस्तेमाल किया है। और इस जुमले में हम बस के लफ्ज़ के बाद खुद से एक कॉमा का निशान लगा देते हैं। अब अगला जुमला नंबर 2 आप भी पढ़िए। आफ्टर कलीम कम्स होम ही विल टेक यू टू द बुक शॉप। मैं एक मरतबा फिर पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए। आफ्टर कलीम कम्स होम ही विल टेक यू टू द बुक शॉप। आपने पढ़ने के अंदाज से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा और ये जुमला भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो इसके सामने भी लगाना है एक क्रॉस का निशान। तो अब आप बताइए इस जुमले में कॉमा का निशान कहाँ आएगा? आफ्टर कलीम कम्स होम, इसके बाद आएगा कॉमा का निशान और फिर आएगा जुमले का बाकी का हिस्सा। अब अगला जुमला नंबर 3 गौर से सुनिए। द क्लास विल हैव द स्विमिंग लेसन इफ द इंस्ट्रक्टर कम्स टुमारो। माफ कीजिएगा, इस जुमले का मतलब समझने से पहले पिछले जुमले के मतलब को भी देख लेते हैं। आफ्टर कलीम कम्स होम ही विल टेक यू टू द बुक शॉप, यानी जब कलीम घर आ जाएगा वो तुम्हें किताबों की दुकान पर ले जाएगा। तो अब पढ़ते हैं अगला जुमला। द क्लास विल हैव द स्विमिंग लेसन इफ द इंस्ट्रक्टर कम्स टुमारो। क्या इस जुमले में कॉमा के निशान की ज़रूरत है? जैसे कि आपने देखा था, मैंने इस जुमले को रवानी से पढ़ा है और कहीं भी वक्फ नहीं किया। इसका मतलब है ये जुमला एक दुरुस्त जुमला है, इसमें कॉमा के निशान की ज़रूरत नहीं है, तो इसके सामने हमने लगा दिया टिक का निशान। अब अगला सेंटेंस गौर से सुनिए। इससे पिछले जुमले के मतलब को भी पहले समझ लेते हैं। द क्लास विल हैव द स्विमिंग लेसन इफ द इंस्ट्रक्टर कम्स टुमारो, यानी अगर माफ़ कीजिएगा इस क्लास का स्विमिंग का लेसन यानी तैराकी का लेसन होगा अगर उनके इंस्ट्रक्टर यानी उस्ताद कल आ गए। तो अब सेंटेंस नंबर 4, व्हेन इट रेन्स आई ब्रिंग एन अम्ब्रेला टू स्कूल, यानी जब बारिश होगी मैं छतरी स्कूल लेकर आऊँगा। ये जुमला एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है और रेन्स के लफ्ज़ के बाद वक्त था, इसलिए यहाँ आया एक कॉमा का निशान और इसके सामने हमने इनकरेक्ट का निशान भी लगा दिया था। अगला जुमला है नंबर 5, Although Mr. Asif was sick, he went to work, यानी अगरचे आसिफ साहब बीमार थे। इस जुमले में कॉमा के निशान का इस्तेमाल पहले ही दुरुस्त जगह पर किया जा चुका है, इसलिए इसके सामने हमने लगाया है टिक का निशान। तो अब ये मश्क मुकम्मल हो गई है। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इस वीडियो से मदद हासिल करने की कोशिश जारी रखिए।